दोस्तों हमारा 20 मार्च को कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाली मातृष्ट बता दी है, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको है पूरी तैयारी अच्छे से आपको कर लेना है। तो कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। 3 नंबर वाले दोस्तों हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और जिस तरीके से आपको जिस लैंग्वेज में और जितने शब्दों में आपको लिखना चाहिए पेपर में उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ है। ओके, तो बिल्कुल आपको सभी जितने आपको क्या है 4-4 5-5 लाइन में आपको आंसर दिए हुए हैं। पहला हमारा माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आपको क्लियर करके रखना है। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों से होने वाली वृद्धि की दर से सदैव क्या आगे रहती है, यानी जितने हमारे संसाधन भरण पोषण वाले हैं उससे स्पीड से उससे जितने स्पीड से हमारे भरण पोषण के साधन बढ़े उससे कई गुना स्पीड से हमारे क्या है जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये था आपका माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। उनका कहना है कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है जिस दर में मनुष्य के भरण पोषण के साधन जैसे भोजन, कपड़ा व अन्य कृषि उत्पादन के बढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, समझ के रखिएगा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का आपको मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसकी आपको क्या मुख्य बातें हैं वो आपको पढ़ के रखना है। तो पुरानी जनसंख्या नीति 1976 जब अधिक व्यवहारिक सिद्ध नहीं हुई तब तो आपको क्या है वर्ष 2000 में एक नई जनसंख्या नीति बनाई गई। इसका उद्देश्य जनसंख्या को कम करने के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार लाना तय किया जाना, जिससे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर, जीवन अवधि और विवाह की आयु सुधार लाया जा सके। इस बार से आपका दिया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बातें हैं। ओके, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण कम कर दिया जाता है, यानी जो कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण क्या है थोड़ा कम कर दिया जाता है। कंपनी का सरकार है कंपनी को थोड़ा छूट देती है, जैसे लाइसेंस वगैरह कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो हर बार लाइसेंस चाहिए, लेकिन कई में क्या है जो उदारीकरण जब स्थिति आ जाती है तो लाइसेंस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रकार से। तो हर बहुत सारे कामों में क्या छूट मिलने लगती है, तो वही आपका उदारीकरण कहलाएगा। बाजार की शक्तियों को इस पर क्या निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। समान अर्थों में यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूंजी, श्रम और व्यापार में शिथिल कर देना, सरकारी उपकरणों का निजीकरण, आयात शुल्क में कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं सुगमतापूर्वक आयात की जा सके शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। तो भूमंडलीकरण कौन कौन सी आपकी प्रक्रिया होती है? देखिए आपको भूमंडलीकरण के युग में विश्व के अंतर संबंध का तेजी से विस्तार हुआ है। यह अंतर संबंध क्या केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की पूंजी, समाचार और व्यक्तियों के संचालन के साथ ही क्या प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका कंप्यूटर, दूरसंचार, परिवहन ये सब क्षेत्र आते हैं तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इस संचालन को गति प्रदान करती सम्मिलित होता है। ये सभी आपका क्या है भूमंडलीकरण के तहत आपकी होने वाली प्रक्रिया है। साथ ही भूमंडलीकरण एक क्या है केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों ओर कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण बढ़ाता है। जैसे आप ये ऑनलाइन सामान मंगा लेते तो अब घर बैठे आपका है कहीं से भी पूरे देश भर से कहीं से भी आपका सामान आ जाता है। किसके कारण हो पा रहा है? ये भूमंडलीकरण के कारण ही हो पा रहा है, क्योंकि वही बता रहा है कि आप चारों कोनों में बाजार का विस्तार और एकीकरण को बढ़ावा देता है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी भी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है, दूसरे कोने में उसका अनुकूल प्रतिकूल का असर होता है। उदाहरण के तौर पर यदि अमेरिका का बाजार गिरता है तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग भी गिरावट आती है। साथ ही एक दूसरे से क्या है भूमंडलीकरण से एक देश का व्यापार दूसरे से बिल्कुल संबंधित हो जाता है। अगर एक देश का व्यापार मंदा है, चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो दूसरे देश के व्यापार में भी क्या ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं, चीज़ों को रटना नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, और लॉन्ग टाइप का थोड़ा रहता है, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग टाइप के रहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को समझना है। तो आपका क्या है 6-7-8 लाइन आराम से लिख पाएंगे। ओके, नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप 1-2 लाइन मुश्किल आपको पड़ जाकर लिखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है। क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम बताने हैं। देखिए क्या क्या परिणाम होते हैं। पहले तो आपको क्षेत्रवाद को क्लियर रखना है। क्षेत्रवाद क्या है? दुष्परिणाम है कि जब एक ही राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों के निवासी अपने लिए अधिक अधिकारों और सुविधा की मांग लेकर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं तो उसके केंद्र व राज्य सरकारों का संबंध बिगड़ने लगता है तथा दशा राष्ट्रीय एकता को बाधक हो जाती है। क्षेत्रवाद में होता है कि बहुत ही आपको भारत में बहुत सारे क्या एरिया हैं। ओके, मान लीजिए अब तमिलनाडु साइड उनकी तमिल वाली भाषा बोली जाती है और ओके, तो इस बार से अगर बहुत सारे क्षेत्र हैं, ओके, हर क्षेत्र के निवासी अपने अपने लिए मांग कर सके। अब हर कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग अपने अपने लिए अगर मांग करते अपने अधिकार की मांग करते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं तो इस प्रकार से क्या है असंतुलन बिगड़ेगा देश की, और देश की एकता पर भी क्या है खतरा हो जाएगा। ओके,
ये आपका दुष्परिणाम है। क्षेत्रवाद का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण होता है जो क्षेत्रीय भावना को भड़काकर अपने प्रभाव में बढ़ाते हैं। यानी साथ ही क्या है, क्षेत्रवाद बढ़ने से क्या होता है, जो वहाँ के जो एरिया के राजनेता होते हैं वो क्या है, राजनेता भी क्या है, भड़काने का काम करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर बनने वाले अनेक राजनीतिक दलों को राज्य में अपनी सरकार बनाने में क्या सफलता भी मिल जाती है। ओके, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु में ओके मान लीजिए, तो अगर वहाँ के जो तमिलनाडु के लोगों की जो मांग है वही मांग क्या है, जो वहाँ के राजनेता कोई राजनीतिक कहता कि हाँ मैं आपको, मुझे नेता बना दीजिए, मैं आपकी पूरी करूंगा, तो बहुत हाई चांस है कि वो जीत जाते होंगे, तो अपने एरिया का तो नेता बन ही जाता। तो उसकी बताई जा रही है बात। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में रहने, बसने और आजीविका उपार्जित करने का अधिकार दिया गया। इसके विपरीत जब क्षेत्रीयता और राजनीति का आधार बन जाता है तो सामाजिक न्याय के लिए क्या है, एक बड़ी चुनौती बन जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता एक ही बात रहने वाली है। ओके, अगर 2 नंबर में आता तो 2 लाइन में आपको इस बार से बताना कि धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता आशय हो जाएगा। ओके, आशय ऐसी व्यवस्था से जिसमें राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब है कि राज्य की जो है वो कोई एक धर्म का नहीं होता है, राज्य क्या है सभी धर्मों का होता है और राज्य क्या सभी धर्मों का क्या है बराबर रूप से सम्मान करेगा और सभी में क्या है, सभी जितने भी धर्म है उसके लिए राज्य की दृष्टि में क्या है सब समान होंगे। ओके, मतलब धर्म के आधार पर क्या है लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता हमें अपने राज्य में अपने धर्म को मानने, हमारी अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है। ओके, और अपने हिसाब से आप क्या धर्म चुन सकते हैं, कोई भी आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको यही धर्म अपनाना पड़ेगा। और यह अंतर धार्मिक वर्चस्व तथा अंतर धार्मिक वर्चस्व का भी विरोध करती है, अर्थात विभिन्न धर्मों का एक समान मानना तथा यदि धर्म के अंदर ही समस्याएं हैं तो वर्चस्व है तो उसका क्या विरोध करना। वह धर्मों के अंदर स्वतंत्रता और विभिन्न धर्मों की समानता को बढ़ाता है। संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जनसंचार से क्या आशय है, उसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। जनसंचार की आपको विशेषता, पहले जनसंचार होता क्या है, तो जनसंचार से आशय यह है कि लोगों के छोटे समूह का या एक या दो व्यक्तियों के संपर्क किन्हीं साधनों द्वारा देश या विदेश में एक बड़े समूह से होता। यानी जनसंचार माध्यम का मतलब क्या है कि आप क्या है कहीं से भी आप बैठ कर क्या है किसी भी दूसरे रोग से कहीं भी अगर वो दूसरा व्यक्ति क्या है देश से विदेश में कहीं बैठा हुआ किसी स्थान से आप उससे क्या है अपना संपर्क साथ पा रहे हैं तो आपका जनसंचार के माध्यम से। विशेषता क्या रहती है, जनसंचार का तात्पर्य उन सभी साधनों की संपूर्णता से है जिनका काम कुछ विशेष विचारों, सूचनाओं या तथ्यों के समुदाय के एक बड़े भाग से तक पहुंचाना होता है। दूसरा है, जनसंचार का उपयोग व्यक्तित्व आधार पर मनमाने रूप से नहीं किया जा सकता है और जनसंचार के साधनों की व्यवस्था बड़े संगठनों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीविजन से समाज में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। टेलीविजन यानी टीवी से क्या समाज में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पूरा आपका टेलीविजन के बारे में आपको बातें बताई जा रही हैं, एक बार आपको पढ़ लेना, बिल्कुल आपका सिंपल रहने वाला है। ओके, तो इसमें समाज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो आपको दिया हुआ है, पूरा टेलीविजन के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो पूरा आपको क्या है पढ़ के रखना है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया, पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, जैसे साक्षरता शक्ति संपन्न होने का एक महत्वपूर्ण साधन है, समझाइए। तो ये जो साक्षरता नहीं पढ़े लिखे होता है अगर है व्यक्ति तो उसमें शक्ति संपन्न के रूप में माना जाएगा। तो किस प्रकार से, शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है। साक्षर शक्ति संपन्न होने के महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होती है आजीविका के विकल्प के बारे में उतना ही उगनी और अधिक जागरूकता उत्पन्न होती है। लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक क्या भाग ले सकेंगे। इसके अलावा साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता आती है। समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में क्या काफी सुधार आया एवं हमारी जनसंख्या क्या 2/3 हिस्सा क्या साक्षर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने, कोई 3 आपको बताने हैं। पहले आपका शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन, संतान उत्पत्ति की संख्या का निर्धारण। तो ये आपके दिए हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। कोई भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं याद करें, हेडिंग आपको याद होगी, उसके बाद आप पढ़ लेते हैं आराम से, आपके हाथ 2 लाइन लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय समाज में हमारा एक बाजार है, ओके, एक सामाजिक संस्था है, तो किस रूप में हम इसे कह सकते हैं। तो भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण है। बाजार आपूर्ति और जनमानस की मांग के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के शुल्क का निर्धारण करते हैं। बाजार अपने स्वयं के निर्धारित नियमों का कार्य करता है। पूरी दुनिया और भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में क्या महत्वपूर्ण है। इन बाजारों में स्थानीय और
स्थानीय और बाहर के साहूकार अपने सामान को बेचने और खरीदने आते हैं। बाजारों में जाना ही व्यक्ति की सामाजिक भावना को व्यक्त करता है, जहाँ व्यक्ति की वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप होता है। जैसे बाजार जाते हैं तो हमें क्या है, जो हमारे मोहल्ले के लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं, वो सामान मिलते हैं, उससे क्या है, हमारा क्या है, आपसी सद्भावना बढ़ती है, सामाजिक भावना क्या व्यक्त होती है। इस प्रकार से इस कहा गया है कि आपका जो भारतीय समाज में जो बाजार होता है एक सामाजिक संस्था के रूप में क्या कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण किस प्रकार से भिन्न है। तो बाजार पर आपको समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण के किस प्रकार से भिन्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में से बाजार सामाजिक संस्था है जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है, जैसे कि बाजारों का नियंत्रण अथवा संगठन विशेष सामाजिक समूहों के द्वारा होता है, तथा अन्य संस्थाओं सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं के विशेष रूप से संबंधित होता है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार में केवल क्या आर्थिक क्रियाओं तथा संस्थाओं को ही शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि बाजार में केवल लेन देन तथा सौदे ही होते हैं जो क्या है, पैसे पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है और बहुत ज़्यादा सिंपल है और आसान है, आपका इंपॉर्टेंट भी है। धर्मनिरपेक्षता की 3 विशेषताएं बताइए। पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय होता है, तो धर्मनिरपेक्षता को पंथनिरपेक्षता भी कहा जाता है। विशेषता क्या है, तो पहले क्या है, इसमें सभी धर्मों का प्रति है समानता और आदर रहता है। यही आपका धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि राज्य क्या है, कभी किसी से भी उसके धर्म के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या है, राज्य की दृष्टि में क्या सभी जितने भी धर्म क्या है समान रहने वाले हैं। दूसरा धार्मिक सहिष्णुता, तीसरा है पर धार्मिक बंधुत्वता। इस पॉइंट आपको पढ़ के एक बार रखना है, पढ़ लेते हैं तो फिर तो आप क्या आसानी से आप लिख पाएंगे। तो ये आपके धर्मनिरपेक्षता की 3 विशेषताएं, सभी धर्मों के प्रति समानता और आदर, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक बंधुत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आपको बताना है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपसे पूछे जा रहा है। तो इतना आपको दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा अधिनियम का एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया जाता है। यानी अगर आपको क्या कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम की शर्तों के अधीन कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। इस प्राधिकरण में यह आशा की जाती है कि वह क्या शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर उसे क्या उत्तर देना है। यह अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यापक प्रसार के लिए अपने अभिलेखों को क्या कंप्यूटरीकृत करे और कतिपय श्रेणियों का संबंधित सूचना को स्वयं सक्रिय होने को कर प्रसारित करे, ताकि नागरिकों को सूचना के लिए क्या औपचारिक रूप से अनुरोध करने में कम से कम क्या आवश्यकता पड़े। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सोशियोलॉजी कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और वस्तुनिष्ठ, इस बार से भी अलग से आपको पीडीएफ दी जाएगी। जो भी मटेरियल रहेगा आपको पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप रिविजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रमुख साधन आपको बताने हैं। ये तो आपका सिंपल रहने वाला, आप जानते होंगे। जनसंचार के कौन कौन से साधन हैं, तो पहले आपका टेलीविजन। ओके, अब टेलीविजन से आपका क्या क्या फायदा होता है कि हम कार्यक्रम, समाचार, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, साथ ही मनोरंजन का भी हमारा एक साधन है। इसके बाद है आपका रेडियो और फिर आपका समाचार पत्र पत्रिकाएं। ये सब आपके है जनसंचार के माध्यम है। बिल्कुल, आप रेडियो के बारे में जानते होंगे, रेडियो के बारे में तो आप क्या है 3-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं। समाचार पत्र के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, तो बस इस पार से रहने वाला। तो आपका टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिका, ये क्या है आपके जनसंचार के माध्यम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंचार के आपको दुष्प्रभाव लिखने हैं कि जनसंचार आपके जो इनके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ओके, पहले टेलीविजन आपके जनसंचार माध्यम है, तो क्या क्या दुष्प्रभाव होता है कि ये क्या है कम बच्चों के शुरू से ही क्या है मारधार का आपका विरोधी भावना क्या है उनमें विकसित कर देते हैं। अगर क्या है पिक्चर वगैरह देखते तो उसमें क्या है माराकुटी वगैरह जो होती है, मारधाड़, वो भी क्या है उनमें बच्चों के क्या पहले से आ जाता है। ओके, बात है, तो ये सब क्या है उनमें विकास हो जाता है। साथ ही उनमें क्या है अनुशासनहीनता की जैसी क्या है ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है दुष्प्रभाव जनसंचार के, और भी अपने हिसाब से आप जो आपको लगता है कि जनसंचार के दुष्प्रभाव है वो आप यहाँ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके थे आपके 3 अंक की वाले महाक्वेश्चन, सभी तैयार कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम क्या सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो आई दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को शेयर कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।